हर साल हमारे जो इंडिया में 90% जो रिटेलिंग बिजनेस है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर जो बहुत कुछ रीजन होता है उसके बारे में, और कुछ हमारा जो क्या है परचेजिंग सिस्टम होना चाहिए डायरेक्टली जो रिटेलिंग बिजनेस के लिए, और क्या सेलिंग प्रोसीजर होना चाहिए, और क्या स्टॉक मैनेजमेंट का प्रोसीजर होना चाहिए जिसको हम फॉलो करके हमारे जो रिटेल बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो आज डिटेल के बारे में, डिटेल हमारे जो रिटेल बिजनेस के जो 3 पिलर होता है, परचेजिंग और स्टॉक मैनेजमेंट और हमारे जो सेलिंग के बारे में, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। रिटेल बिजनेस बेसिकली जो B2C बिजनेस होता है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। सो इस बिजनेस में क्या होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन रहता है, क्योंकि रिटेल बिजनेस आजकल ऑनलाइन में हो रहा है। क्योंकि हम आज बात करेंगे जिसके बारे में, वो है ऑनलाइन के बारे में नहीं है, वो ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन जो रिटेल बिजनेस जो छोटे मोटे जो दुकान होते हैं उसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार सो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। आज जो रिटेल के जो 3 इंपॉर्टेंट बिट के बारे में, जो हम 3 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो बात करेंगे, तो उसको मैं पहले बता देता हूँ। जो हमारा जो परचेजिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए, उसका जो राइट परचेजिंग सिस्टम क्या होता है, उसका जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और जो सेलिंग का प्रोसीजर क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो बिजनेस के हमारा जो परचेजिंग सिस्टम के राइट परचेजिंग सिस्टम क्या होता है। तो परचेजिंग सिस्टम में आपका जो 4 हमारा जो बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है, वो जो 4 बैकग्राउंड होते हैं, तो और जो 4 इफेक्ट पकाते हैं हमारे जो परचेजिंग सिस्टम के टाइम में, तो उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट होता है, उसके जो पहला होता है जो प्रोडक्ट ट्रेंड। सो प्रोडक्ट ट्रेंड, आजकल जो प्रोडक्ट का जो ट्रेंडिंग जो बदल रहा है डे बाई डे, और लोगों के जो परचेजिंग स्टाइल में बदल रहा है, उनके जो ब्लॉक परचेजिंग होता है, कुछ अगर कंबाइन करके कुछ सेलिंग होता है, तो उसी हिसाब से उनका जो परचेजिंग ट्रेंड भी आजकल लोगों का चेंज हो गया है। तो आप जब परचेज करते हैं प्रोडक्ट जो हमारे आपके जो शॉप के लिए और आप जो रिटेलिंग बिजनेस के लिए, तो उसी हिसाब से आप अगर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो आपका जो बिजनेस है उसका जो ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा। आपका जो परचेजिंग सिस्टम अगर अच्छा हो गया, आपका जो इन्वेंटरी सिस्टम हो, अगर अगर सेलिंग हो, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर स्टॉक आपके पास नहीं रहता है, तो आपका भी मेन बर्डन चला जाता है। तो उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी, सो प्रोडक्ट का क्वालिटी जो डिफर करता है लोगों के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि हर जगह ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं सेलिंग होता है। तो आप उसके लोकेशन के हिसाब से उसके जो ट्रेंडिंग अगर कुछ माहौल वगैरह है, उसके नज़दीक के आपके अगर रिटेलिंग बिजनेस जहाँ पर भी है, तो उसके नज़दीक में कुछ अगर माहौल है, और कुछ अगर ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट आपका जो ट्रेंडिंग बिजनेस है, क्लॉथ का बिजनेस ले लेता हो, तो क्लॉथ में ज़्यादातर क्या होता है कि उसका माहौल होता है। तो उस माहौल में आप जाकर चेक कर सकते हैं किस किस जो प्रोडक्ट को, और कौन से प्रोडक्ट जो ट्रेंडिंग में अब चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट को क्वालिटी को मैच करके, कुछ आपके उसी हिसाब से कुछ क्वालिटी को आप आपका जो रिटेल का बिजनेस है उसमें, अगर रिटेल में जो आपका शॉप है, तो उस शॉप में आप उसको मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट के डिमांड के बारे में। अगर आपको प्रोडक्ट का क्या क्या डिमांड चल रहा है मार्केट में, तो उसी हिसाब से आपका अगर परचेजिंग करते हैं, तो आपको जो स्टॉक है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक में लॉस होता है, तो वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के जो डिमांड है, तो उस भी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पकाता है, जो कि हमारे परचेजिंग के टाइम में। तो नेक्स्ट हमारा जो परचेजिंग जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है, आप कितने प्राइस से लेकर और कितने प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्राइस रेंज तक आप मेंटेन कर सकते हैं आपके रिटेल बिजनेस में, तो उसी हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि जो अगर अगर बहुत से ज़्यादा भी रेट में जो प्रोडक्ट आता है, उसको भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका जो ज़्यादा बजट है, तो उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग के जो आपका लेवल है, उसी हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। सो परचेजिंग भी अगर 2 तरह का होता है, जो कि ओवर परचेजिंग और अंडर परचेजिंग। ओवर परचेजिंग क्या होता है, जो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफर आ जाता है मार्केट में, तो उसी हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो कि हमारा परचेजिंग से ओवर है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर देते हैं, जिसके वजह से जो स्टॉक का जो हमारा ग्रोथ हो जाता है, और हमारा जो बिजनेस में लॉस भी बार बार झेलना पड़ता है। तो इसलिए जो कुछ भी अगर जो आपका जो डिमांडिंग कुछ प्रोडक्ट होते हैं, और कुछ अगर मार्केट में कुछ अगर ऑफर वगैरह आता है, तो उसको आप एक्सेप्ट, अगर आपका राइट समय है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको रिजेक्ट करके आपका जो ओवर परचेजिंग सिस्टम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अंडर परचेजिंग सिस्टम में आप जानते हैं, जो भी हमारा जो डिमांड है उसके जो रेंज से अगर कम से हम जो अगर प्रोडक्ट रेंज के जो अंदर आपका अगर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसी हिसाब से भी कुछ लॉस हो जाता है। क्योंकि जो अगर कस्टमर आता है उनका अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपका अगर अंडर परचेजिंग करते हैं, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट आपका मिसिंग हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर अंडर परचेजिंग में ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कस्टमर हमारे जो स्टोर से रिटर्न चला जाता है, और उसके बाद अदर स्टोर से वो परचेज कर देते हैं। तो उसी हिसाब से कस्टमर भी मिसिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ओवर परचेजिंग और अंडर परचेजिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे जो इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। तो इन्वेंटरी सिस्टम हमारा जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद में जो आपका आपका जो इन्वेंटरी जो स्टॉक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, आपका उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो फास्ट मूवेबल प्रोडक्ट होता है, उसका आप 75% प्रोडक्ट आपका स्टोर में जो होता है, वो जो 75% वो जो फास्ट मूवेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो फास्ट मूवेबल प्रोडक्ट होता है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होता है। इसलिए आपका जो दुकान में जो अगर आपका जो स्टोर में जैसे कि अगर जो रिटेल स्टोर में आपका जो मैनेजमेंट करते हैं स्टॉक का, तो उसी हिसाब से आप उसको 75% आपका जो प्रोडक्ट है वो जो फास्ट मूवेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो 20% होता है वो स्लो मूवेबल हो सकता है, क्योंकि स्लो मूवेबल में कुछ डिमांड रहता है मार्केट में, तो स्लो मूवेबल प्रोडक्ट आप 20% रख सकते हैं। उसके बाद जो 5% होता है तो उसको आप जो हमारा जो नॉन मूवेबल प्रोडक्ट होता है जो कि सीजन वाइज और कभी-कभी सेलिंग होता है, तो वो नॉन मूवेबल प्रोडक्ट में जाता है। तो उसी हिसाब से आपका जो नॉन मूवेबल प्रोडक्ट है उसको आप 5% मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपका जो इन्वेंटरी सिस्टम मैनेजमेंट का है, तो और अगर जो आपका जो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है उसका हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपका नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि हमारा सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो हमारा जो सेल्स ग्रोथ में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पकाते हैं। जो फर्स्ट होता है जो कि डिस्प्ले हमारा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, और जब अगर जो बोर्डिंग होता है उसको भी आप इफेक्टिव बना सकते हैं। और जब आपका जो डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट का जो अब आपका जो दुकान के अंदर, तो उसका आप 80-20 रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 80-20 रेशियो क्या होता है, जो 20% आपका जो प्रोडक्ट है वो 80% डिमांड होता है। जैसे कि कुछ ब्रांड वगैरह होता है, उसी हिसाब से जो 20% का जो डिमांड होता है प्रोडक्ट का, वो 80% सेलिंग होता है। तो उसी हिसाब से आपको 80-20 रेशियो में आपका जो डिस्प्ले है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो डिस्प्ले है हर मंथ में आप ट्राई कीजिए कि एक बार उसको चेंज कर सकते हैं। अगर स्लॉट वाइज और कुछ हम आपका जो डिस्प्ले का जो लेंथ वगैरह है उसको अगर चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा इनोवेशन लाने से कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाता है। आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर इस स्लॉट में कुछ प्रोडक्ट है तो उसको निकल कर, अगर किड्स आपका जो अगर क्लॉथ का बिजनेस है, तो अगर किड्स का रेंज है तो किड्स को रेंज को जो वन एक ज़्यादा से दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। मेन का क्लॉथ का जो साइज है, तो और जो उनका जो कपड़े का जो साइज होता है, तो उसको किड्स के जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। इस जगह से क्या होता है, आपका डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा चेंज नजर आता है। क्योंकि अगर कस्टमर क्यों मूव करते हैं दुकान में, क्योंकि जो आपका जो डिस्प्ले का जो सेटिंग है, अगर वो कुछ न्यू और इनोवेटिव दिखता है, तो उसका वो ही आपको कस्टमर जो आपका जो कस्टमर होता है वो आपको स्टोर में मूव करता है। तो न्यू डिस्प्ले होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका न्यू इनोवेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, जिसके हिसाब से कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपका दुकान में एंट्री कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये 3 पॉइंट रहता है जो कि मेन इंपोर्टेंस पॉइंट रहते हैं, और 3 पिलर होता है जो कि हमारे जो परचेजिंग और स्टॉक और सेल्स है, जो कि हमारे जो रिटेल बिजनेस को खड़ा करके हमको बड़ा करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर इस कोर्स को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, और डिटेल बिजनेस में अगर आप रिटेल बिजनेस करते हैं और रिटेल बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, और आगे जाकर आप रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका रिटेल बिजनेस को पूरे डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटा छोटा वीडियो होता है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा नहीं सकता हूँ। तो हालांकि जो छोटे मोटे आपका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जो अगर जो रिटेल बिजनेस में और कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रिटेल बिजनेस एक सी की तरह है, तो इसलिए इसमें जितनी भी डुबकी लगाओगे तो उतनी ही प्रॉब्लम आती जाएगी। रिटेल बिजनेस का पूरा डिटेल एक मेरे पास है, तो उसी हिसाब से अगर रिटेल बिजनेस के बारे में फुल अगर जानना चाहते हो, तो मेरे से जो नीचे जो नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको जो रिटेल बिजनेस का पूरा जो पैकेज होता है, जो भी रिटेल बिजनेस का एंड टू एंड और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है और सॉल्यूशंस वगैरह, वो भी सारे कुछ रिकॉर्डेड है मेरे पास। अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देखने के लिए, तो नीचे जाकर जो नंबर हमारा जो बोर्ड लाइन नंबर नीचे जो दिख रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके पता लगा सकते हैं। सो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए, और इस वीडियो को जो भी आपका रिटेल बिजनेस है और आगे जाकर और कुछ रिटेल बिजनेस आपका जो कुछ आसपास अगर आप दोस्त का रिश्तेदार का कुछ अगर रिटेल बिजनेस है, तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा और उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा इस वीडियो से। और रिलेटिव से और कुछ फ्रेंड्स वगैरह है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, और इस वीडियो को लाइक देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।